Hello all of you. So as you know that in module 5 radiation we have covered two types, that is type 1 basic type and type 2 was all about shape factor. Today we will see the type 3 and type 4 and few numericals of that. All these numericals are from Mumbai University. So let's start with the portion. So the type 3 is heat exchange between two finite black surfaces बाय रेडिएशन. अगर आपको एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में दो बॉडी दी गई है, दोनों बॉडी ब्लैक सरफेस है, फाइनाइट है और ब्लैक सरफेस है, तो उस टाइम पे हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, that is 1 to 2. When I say 1 to 2, so I told you in the last lecture also, the first digit indicates emitter and the second digit indicates receiver. So 1 to 2 is equal to sigma. Sigma is Stefan Boltzmann constant. कैल्शियम में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट उसका वैल्यू अवेलेबल होता है कांस्टेंट 30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. A1 is the area of emitter. F12 is the shape factor from 1 to 2. So 1 is emitter, 2 is receiver. तो आपको शेप फैक्टर का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा एंड इंटू T1 रेस टू 4 माइनस T2 रेस टू 4. तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है. इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा, बट ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? जब दो ब्लैक बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफ़र होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. और ये दोनों बॉडी ब्लैक बॉडी है, ये पेपर में पहले से मेंशन किया रहता है, सो यू डू नॉट टू वरी ऑफ इट. ठीक है, जस्ट आपको क्वेश्चन केयरफुली समझना रहता है. ओके, सो व्हाट यू डू, फर्स्ट आई रिक्वेस्ट यू टू रीड question 4a, means this question. I have taken the entire photo of the university paper, so I request you to read this question only and then we will solve this. So please read it. Okay, so you can see that they have given you a small sphere. स्मॉल स्पेयर का आउटसाइड डायमीटर 60 mm है विद सरफेस टेम्परेचर. उसका सरफेस टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है. इट इज़ लोकेटेड एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ लार्ज स्पेयर. मतलब लार्ज स्पेयर के अंदर स्मॉल स्पेयर इंसर्टेड है. उस लार्ज स्पेयर का इनसेट डायमीटर 360 mm है. उसका इनर सरफेस टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है. कैलकुलेट हाउ मच परसेंट ऑफ एमिशन from inner surface to the larger sphere is incident upon the outer surface of the small sphere. Okay, so inner surface से larger, inner surface किसका? large sphere का. वहाँ से कितना हीट इंसिडेंट होगा आपके स्मॉल सरफेस के, स्मॉल स्पीयर के सरफेस के ऊपर. What is the net interchange of heat between two spheres? मतलब दोनों के बीच में हीट का लेन देन कितना होगा? Assume that both the surfaces approach black body behavior. Now, this is the point which I was discussing with you earlier. As I told you,
if the both bodies are black body, then we are supposed to use this formula, no doubt. Okay, बट मैंने आपको उसी टाइम बोला कि ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन करके दी जाती है, तो यहाँ पे दी गई है. ओके, देखो रेडिएशन जो चैप्टर है वो होता सिंपल है, बट आई डोंट नो इसको सब लोग एग्जाम में ऑप्शन क्यों छोड़ के जाते हैं. तो अभी हम ये देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इन मच डिटेल दैट व्हाट वी हैव टू डू. सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो व्हाट आई कैन से, ये देखो ये आपका स्मॉल स्फीयर है जिसको मैंने 1 नंबर दिया है, ठीक है, और ये आपका लार्ज स्फीयर है जिसको हमने 2 नंबर दिया है. अब आपको स्मॉल स्फीयर का डायमीटर 60 mm मेंशन है, उसका सरफेस टेम्परेचर, तो अगर मैंने स्मॉल को 1 बोला है, इनक्लोज्ड बॉडी को 1 बोला है, तो आउटर बॉडी को मैंने 2 बोला है, तो इनक्लोज बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो T1 बन जाएगा, विच इज़ 300 डिग्री सेंटीग्रेड. सो टेक इट इन केल्विन, so it comes 573 Kelvin. Now outer surface, that is largest sphere, that is D2, is given as 360 mm. Now if it is 360 mm, then its temperature, surface temperature of outer surface is being given as a 15 degree centigrade. It means T2 is equal to 15 degree centigrade, which comes to 88 Kelvin. नाउ क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या फाइंड करने बोला है. क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि इनर सरफेस ऑफ लार्जर स्फीयर से आउटर सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर पे कितना इंसिडेंट रेडिएशन आएगा वो पता करो. मतलब F21 पता करना है, बराबर, क्योंकि आप लार्जर स्फीयर को क्या बोल रहे हो, 2 बोल रहे हो. सो 2 से 1 पे कितना आएगा वो पता करना है. फिर दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफ़र कितना हुआ है वो वैल्यू हमको पता करना है. Okay, so in that way we are interested in determining these two value. Now आपको मैंने लास्ट टाइम शेप फैक्टर लिखने का तरीका बताया था. आपको दोनों सरफेस के लिए शेप फैक्टर लिखना रहता है, मैंने वो भी बताया था. अभी देखो ये जो है, ये इनर स्फीयर वो एक्चुअल में कॉन्वेक्स सरफेस है. आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्वेक्स. ओके, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए अगर आप शेप फैक्टर का प्रिंसिपल लिखोगे, सो हम क्या लिख सकते हैं, F1 of 1 प्लस F1 of 2 इज इक्वल टू 1, बराबर. F1 of 1, सो आई एम अज्यूमिंग 1 एज ए एमिटर, 2 एज ए रिसीवर. सो पहले हम सरफेस 1 के लिए लिख रहे हैं, सो F1 of 1 प्लस F1 of 2 इज इक्वल टू 1. ओके, बट सरफेस 1 इज कॉन्वेक्स सरफेस. इसका मतलब क्या हुआ, F1 of 1, F1 of 1 means what, 1 ही हीट रेडिएशन एमिट करेगा और 1 ही रिसीव करेगा. बट ये कॉन्वेक्स सरफेस में पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज ये जो भी इंसिडेंट देगा वो डायरेक्ट बाहर की तरफ देगा रेडिएशन, ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 1 से निकल के ऐसा 1 पे वापस आएगा. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फिनोमेना. ओके, सो व्हाट आई मीन टू से, F1 of 1 इज 0, जिसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया बिकॉज इट इज 0, बिकॉज बॉडी 1 मतलब वो कॉन्वेक्स सरफेस खुद ही रेडिएशन दे के खुद ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. तो इसका मतलब ये होता है F1 of 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. अब अगर हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम लिखते हैं 1 और 2 के लिए, तो I का वैल्यू 1 हो गया, J का वैल्यू 2 हो गया. तो ये लिखने का तरीका मैंने लास्ट टाइम टाइप 2 में बताया था आपको. ओके, अब इसके अंदर F1 of 2 आपको 1 यहाँ पे मिला है, तो ये वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई. तो F21, सो ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो, F21 इज इक्वल टू व्हाट, A1 बाई A2 इंटू F12 एंड दिस वैल्यू इज 1. तो देखो यहाँ पे 1 इसे लिख रखा है मैंने. अब मुझे क्या फाइंड करना है, A1 बाई A2, दिस इज A2. ओके, दिस रेशियो आई हैव टू फाइंड आउट, A1 बाई A2. नाउ व्हाट इज A1, इट इज द सरफेस एरिया जहाँ से रेडिएशन निकलेगा. व्हाट इज A2, इट इज द सरफेस एरिया जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा. ओके, अब दोनों जो है 1 और 2 दोनों स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई रेडियस स्क्वायर होता है, बराबर. तो अगर आप इनर स्फीयर के लिए लिखोगे, सो दिस विल बी 4 पाई R1 स्क्वायर, एंड आउटर स्फीयर के लिए लिखोगे तो दैट विल बी 4 पाई R2 स्क्वायर. दिस R1 R2 इंडिकेट्स व्हाट, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर वैल्यू. ओके, सो ये 4 पाई कैंसिल आउट होगा,
and at last you will get the ratio of R1 square by R2 square. मैं आपको R1 ये D1 60 mm है तो R1 30 आएगा, D2 360 है तो R1 180 आएगा. ये वैल्यूज है, आप यहाँ पे डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा 0.027. व्हाट डज इट मीन? ओनली 2.7% heat is emitted by outer surface would incident on inner sphere. इसका मतलब 2 से 1 पे सिर्फ 2.7% रेडिएशन आएगा, बाकी पूरा का पूरा रेडिएशन वो खुद खा लेगा. एंड इट इज पॉसिबल क्योंकि 2 से 1 ऐसा आ सकता है और कुछ रेडिएशन ऐसे भी जा सकती है. तो इसमें देख सकते हो वो रेडिएशन 1 के कांटेक्ट में नहीं जा रहा है, वो डायरेक्टली 2 से 2 पे कांटेक्ट में आ रहा है. आई एम टॉकिंग ऑफ दिस रे. ओके, सो यही हमको फाइंड करना था कि आउटर स्फीयर कितना इंसिडेंट पहले वाले स्फीयर पे अप्लाई करेगा. तो वो आता है नियर अबाउट ओनली 2.7%. ओके, सो ये एकदम सिंपल तरीका है, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था. आपको अगर टाइप 2 अच्छे से आता है तो यू कैन डील विद दिस. ना हमको नेक्स्ट फाइंड करना है हीट इंसिडेंट रेडिएशन. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट हीट इंसिडेंट रेडिएशन, ये मत देखो, ये मैंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट लिखा था, बट आई फील इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन इन यू. So you are not supposed to read this thing or follow this thing which I have mentioned there. Okay, so now see this. Now this is nothing but the same formula. Okay, अब 1 to 2 हमको नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर फाइंड करना है. तो सिग्मा मतलब स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. आई गेस कैल्सी में कांस्टेंट 31 है, नॉट 30, कांस्टेंट 31. तो कैल्सी में कांस्टेंट 31 दबाओगे तो सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी. A1 मतलब क्या है? सरफेस एरिया ऑफ 1. आप जिसको 1 बोल रहे हो वो होता है एमिटर एंड 2 होता है रिसीवर, लाइक दिस. ओके, सो 4 पाई रेडियस स्क्वायर दैट इज 4 पाई R1 स्क्वायर. तो देखो ये मैंने डाल दिया है. F1 ऑफ 2 कितना है? 1 है, इंटू T1/4 माइनस T2/4. अभी दोनों के टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर वैल्यू दिए थे 573, 288. ये केल्विन में ही सब्स्टिट्यूट करना है. डू नॉट पुट इट इन डिग्री सेंटीग्रेड. मेक इट वेरी मच क्लियर. पुट ऑल द आंसर्स इन केल्विन ओनली. ओके, सो टेम्परेचर आंसर्स इन केल्विन. ओके, सो इन दैट वे आई हैव सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज and I got the heat transfer value 64.72 watt. 64.72 watt. ओके, नो यहाँ पे मैंने लिखा क्या था, जो मैंने कट किया है उसको अगर समझना चाहे, सो व्हाट वाज दैट? आई जस्ट हैव रिटन, आई सेड दैट कि हमने पढ़ा है A1 F1 2 दिस कैन बी इक्वल टू A2 F2 1. तो अगर मैं यहाँ पे A1 F1 2, देखो ये पूरे टर्म के जगह पे A2 F2 1 अगर मैं डाल दूँ तो मुझे A2 की वैल्यू क्या है? 4 पाई R2 स्क्वायर. और F2 1 कितना मिला है मुझे? 0.027. तो उसके अकॉर्डिंग मुझे करेस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. अगर मैं ये वैल्यू A2 एंड F2 1 जो मिला है वो डालूंगा तो मुझे आंसर वापस वही आएगा. आई विल नॉट गेट द डिफरेंट आंसर. या देयर में भी द पॉसिबिलिटी कि आपको पॉइंट वेरिएशन दिखेगा. ओके, बट इट इज़ नॉट ऑफ दैट एक्सटेंट. 3-4 यूनिट आगे पीछे हो सकता है बट सेम ही आएगा. ओके, सो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द हीट एक्सचेंज बिटवीन टू फाइनाइट ब्लैक सर्फेसेस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. And if you want to find out the percentage of incidents absorbed by the another black body or another body, that can be obtained by using this concept, that is of type 2 concept. Okay, so I hope you all have understood this logic, and this was the simplest numerical in which I have tried to solve it. Okay, if you refer the textbooks and all, you will find that the concepts which they are using, that is not of that simple level, but I have tried to make it very simple. Now I request all of you to first try to understand what is type 4. Now we will be understanding the heat exchange between two gray bodies.
See, two black body means type 3, two gray bodies means type 4. Now there is a possibility that body which is being given to you is not standard ideal black body. ठीक है, it is real surface. When we say real surface means it is gray surface, gray body. Okay, and the gray body means that it has some emissivity value. So you can see this is the net heat exchange formula between two gray bodies. Now if you see the comparison of two formulas, देखो सिग्मा इधर भी है, A1 है, F12 को ध्यान से देख लो, ये टेम्परेचर डिफरेंस भी आपको देखने मिलेगा. सिर्फ वहां पे A1 सिग्मा 1 और ये पूरा ये एज इट इज सेम है, सिर्फ ये F12 नहीं लिखते हैं, FG12 लिखते हैं. देखो G, so that FG122 stands for gray body factor. That FG122 stands for gray body factor. और मैंने ये नंबरिंग के पीछे का लॉजिक बताया है. दिस वन कैन बी ट्रीटेड एज एमिटर एंड टू एज अ रिसीवर. ओके, सो दिस FG122 इज व्हाट, ग्रे बॉडी फैक्टर. और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है भाई, ये रहा 1/1 ये अपॉन है यहाँ पे 1 माइनस एमिसिविटी 1 बाय एमिसिविटी 1 प्लस 1 बाय F1 ऑफ 2 प्लस 1 माइनस एमिसिविटी 2 बाय एमिसिविटी 2 इंटू A1 बाय A2. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. आपको जो भी FG12 का वैल्यू यहाँ पे आएगा वो रिसब्स्टिट्यूट करने का इस फॉर्मूले में, तो आपको नेट हीट एक्सचेंज का भी वैल्यू मिल जाएगा. सो अगर आप टाइप 3 और टाइप 4 में सिर्फ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे डायरेक्ट आपको शेप फैक्टर निकालना था, यहाँ पे आपको ग्रे बॉडी फैक्टर निकाल के वो सब्स्टिट्यूट करना है. वहाँ पे अगर आपने शेप फैक्टर निकाला तो आपका काम इजी हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था. यू कैन सी हियर, दिस इज शेप फैक्टर, दिस इज शेप फैक्टर विच वी हैव यूज्ड इट. ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to read question 6a. I mean this question. Okay, please read this question, then I will try to solve it. ओके, सो पहले तो ये समझना है कि सर ये न्यूमेरिकल दो ग्रे बॉडीज़ के ऊपर है, मुझे कैसे समझ में आएगा. ये क्वेश्चन आपको माइंड में रेज हुआ रहेगा. सो मैं आपको बता दूं, अगर ग्रे बॉडी के ऊपर न्यूमेरिकल है तो बॉडीज़ की एमिसिविटी वैल्यू दी जाती है. इसको अच्छे से याद रखो. अगर बॉडी ग्रे बॉडीज़ है तो उस बॉडी की एमिसिविटी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी जाएगी. ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू अपोज्ड पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन्स, मतलब दो सामने सामने प्लेन्स रखे हैं और वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. इट मीन्स टू वॉल्स इन पैरेलल विद ईच अदर मेंटेन एट 420 केल्विन एंड 480 केल्विन रिस्पेक्टिवली. तो उसमें से एक प्लेन का सर टेम्परेचर 420 है और दूसरे प्लेन का टेम्परेचर 480 है. कैलकुलेट द हीट फ्लक्स
between these planes if one has emissivity 0.8 and other has emissivity 0.7. सो आप देख सकते हो दोनों सरफेस की एमिसिविटी वैल्यू लेस देन 1 है. अगर दोनों सरफेस की एमिसिविटी वैल्यू लेस देन 1 है मतलब वो ग्रे बॉडी है, रियल सरफेस है. जब मैंने टाइप 1 न्यूमेरिकल पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ क्लियर की थी. डज इट मैटर विच प्लेन हैज़ विच एमिसिविटी. वो पूछ रहा है कि अगर हमने एमिसिविटी वैल्यू इंटरचेंज कर दी, क्योंकि देखो यहाँ से 0.8 एंड 0.7 लिखा है एमिसिविटी, बट कौन सा प्लेन का 0.8 है, कौन से प्लेन का 0.7 है, और आगे जाके उनको इंटरचेंज किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो पूछ रहा है. डज इट मैटर. ओके, नाउ हाउ डज दिस हीट फ्लक्स विल बी अफेक्टेड if the temperature difference is doubled by raising temperature 580 Kelvin to 480 Kelvin to 540 Kelvin. सो अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर डबल कर दिया, ठीक है, सो इन दैट केस क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, हीट फ्लक्स में. और अगर प्लेन्स को ब्लैक सरफेस अज्यूम किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा इन द हीट फ्लक्स वैल्यू. ओके, see this numerical is of 8 marks but it is lengthy numerical. It is easy to understand. Let's try to see that. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है अगर दो ग्रे बॉडीज हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. उसमें हमको ग्रे बॉडी फैक्टर निकालना पड़ता है, दैट इज Fg1 to 2, और उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू वर्क स्मार्टली. नाउ लेट्स मेक वन ड्राइंग फर्स्ट. So as per drawing, these are two plane surfaces. This is surface 1, this is surface 2. Let's assume its temperature is 480 Kelvin और जिसका 480 Kelvin टेम्परेचर है उसी का एमिसिविटी 0.7 है. This is second surface, its temperature is 420 Kelvin, जिसका टेम्परेचर 420 Kelvin है उसी की एमिसिविटी 0.8 है. ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन है, आप देख सकते हो. जिसका टेम्परेचर 420 है उसकी एमिसिविटी 0.8 है, जिसका टेम्परेचर 480 है उसकी एमिसिविटी 0.7 है. तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे उनको सिम्बोलाइज करके लिख दिया. ओके, नाउ पहले तो ये समझने की कोशिश करो ये जो एरिया रहता है वो एरिया कौन सा एरिया है. वो ये एरिया है जो एक दूसरे के बीच में रेडिएशन ट्रांसफ़र करेंगे. ओके, अब दोनों जो है वो प्लेन वॉल है, तो दोनों का जो एरिया है जो एक दूसरे को एक्सपोज होने वाला है आमने सामने, वो एरिया सेम होगा. इट इज़ लाइक यू आर यूजिंग, लेट मी मेक वन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द प्लेन सो यू कैन अंडरस्टैंड. सो दिस इज योर फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज योर सेकेंड प्लेन. सो आप देख सकते हो जब हीट ट्रांसफ़र होगा 1 से 2 पे, तो इनके जो आमने सामने जो फेसेस है वो एक दूसरे को एग्जैक्टली पैरेलल है, तो आपस में ही हीट ट्रांसफ़र करेंगे ये दोनों. ठीक है, मतलब ये पूरा इस पे जाएगा तो ये पूरा इस पे आएगा, लाइक दिस. मुझे कहना ये है कि जब दो सरफेस पैरेलल हो और एक दूसरे के अपोजिट रखे जाए तो उन टाइम पे जो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र एरिया रहती है, ओके, वो इक्वल होती है. ठीक है, तो आई एम टॉकिंग ऑफ दिस एरिया. तो ये जो एरिया है और ये वाला प्लेट जो है इसका रियर व्यू, मतलब यहाँ वाले व्यू का वो फेस एरिया सेम होगा. आई मीन टू से A1 इज इक्वल टू A2, इसीलिए मैंने यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A2 लिखा है. ओके, तो पहले तो मुझे नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन बोथ फाइंड करना है. दोनों की एमिसिविटी दी गई है, इसका मतलब ग्रे बॉडी फैक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि ग्रे बॉडी के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं. अब ये एज इट इज़ फॉर्मूला मैंने ऊपर से नीचे कॉपी किया है, आप देख सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले तो मैंने आपको ये बता दिया A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 बिकॉज बोथ आर सेम, तो ये रेशियो पूरा 1 हो जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. A1 इज इक्वल टू A2, ये पूरा रेशियो 1 हो जाएगा. एमिसिविटी 1 एंड 2 आपको पता है, आपने यहाँ पे मार्क भी किया है, देख लो. ओके, अभी सिर्फ आपको F12 निकालना है. F12 मतलब क्या, 1 से 2 पे जो रेडिएशन जा रहा है, सो दिस इज व्हाट F1 to 2. अभी आप मेरे को बताओ
as per the rule we can write down for surface 1 f1 of 1 plus f1 of 2 which is equal to 0 बराबर। अब 1 ऑफ 1 मतलब क्या, 1 से निकल के 1 पे आएगा ऐसा। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, ये पॉसिबल ही नहीं है। 1 से निकल के 1 पे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो मुझे कहना यही है कि 1 से 1 की जो वैल्यू है 0 है। ओके, सी दैट रेशियो, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 1 नॉट 0। हमने पहले भी देखा ना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सी हियर, ओके। सो वो 1 लिखा है मैंने यहाँ पे। अभी 1 to 1 तो आएगा नहीं, 0, 1 to 1 का वैल्यू 0 होगा। सो F1 to 2 विल बी इक्वल टू 1, ये मैंने बता दिया। तो ये जो रेशियो है ना 1/F1 to 2, तो ये जो F1 to 2 वैल्यू है वो F1 to 2, ये वैल्यू कितना लेना है हमको? 1 लेना है। मैंने लॉजिकली बताया क्योंकि 1 खुद हीट एमिट करके खुद एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो वैल्यू हमको 1 लेना है। ओके, नाउ आपको सारी वैल्यूज पता है बच्चा। ये फॉर्मूला है, इसमें ये रेशियो पूरा 1 हो गया और ये भी 1/1 हो गया, तो वो भी गया। सो एट लास्ट व्हाट यू आर लेफ्ट विथ दिस फॉर्मूला, ये मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया। सारे वैल्यूज पता है, आप डाल दो, आपको ग्रे बॉडी फैक्टर मिल गया। वंस यू ग्रेट ग्रे बॉडी फैक्टर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो तो जो मैंने बताया। ग्रे बॉडी फैक्टर डालो A1, A1 मतलब कितना? 1, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन सरफेस है तो पर यूनिट एरिया पकड़ो। सिग्मा मतलब कांस्टेंट 31 और T1 T2, तो आपको टेम्परेचर तो पहले से पता है। सारी वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे तो हमको नेट हीट एक्सचेंज मिल जाएगा बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज। ओके, अब क्या होता है, आगे का खेल स्टार्ट होता है। आगे के खेल में वो क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, सॉरी उन्होंने आगे क्या पूछा, लेट्स चेक। डज इट मैटर विच प्लेन हैज विच एमिसिविटी ना। इसका मतलब ये हो गया कि अभी हमने इसको एमिसिविटी 0.7 बोला ना और इसको 0.8 बोला। अब अगर ये वैल्यू इसकी होती, 0.8 ये वाले सरफेस का होता और 0.7 ये वाले सरफेस का होता, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? वो ऐसा पूछ रहा है हमको। ओके, सो इन दैट वे अगर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो बताना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला ओनली। ओके, देखो आपका A1/A2 जो है ये रेशियो कितना आने वाला है? 1। ये F1 2 का वैल्यू भी कितना आने वाला है? 1। तो ये रेशियो 1/1 कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। ओके, अब अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस एप्सिलॉन 1/ε1 प्लस 1/F1 2 दिस वन प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2/2 एप्सिलॉन 2 लाइक दिस। ये यहाँ पे टर्म बचने वाला है। तो अभी आप एमिसिविटी इंटरचेंज भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर आप ये वैल्यू 0.7 मतलब ε2 बोल दो, यहाँ पे डाल दो, और ये 0.8 वाली जो वैल्यू है उसको 1 बोल के यहाँ पे डाल दो, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज ये जो इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, ये वाला फैक्टर जो मल्टीप्लाइंग हो रहा था 1 माइनस ε2/ε2, ये A1/A2, ये फैक्टर 1 हो गया। अब अगर ये फैक्टर 1 हो गया तो फिर ये और ये पूरा टर्म एज इट इज़ ही है ना, सिर्फ इंटरचेंज भी वैल्यू किया, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है। बीच में जो इंट्रोडक्शन हुआ है प्लस साइन का हुआ है, ठीक है। तो मैंने वो रीज़न यहाँ पे लिख के दिया है। as A1/A2 ratio is 1, therefore if emissivity values are interchanged, then there will not be any effect on the values of Q net 1 to 2। ये मैंने प्रूव कर दिया। अब केस 3, अगर टेम्परेचर 480 से बढ़ा के 480 केल्विन से बढ़ा के 540 केल्विन कर दिया गया तो हीट फ्लक्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा? सो 480 किसका था? इसका वैल्यू था, ठीक है। अब उसको 540 कर दिया गया है। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको Fg1 to 2 का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वैल्यू।
देखो आपको केस 3 में क्या करना है, T1 का वैल्यू 540 ले लेना है, एंड यू हैव टू रेफर द सेम डायग्राम, यू हैव टू रेफर द सेम डायग्राम विच आई हैव मेंशन हियर, बट आपका T1 का जो वैल्यू है वो आपको 540 कर लेना है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप करोगे तो FG122 चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ T1 मैंने लिख के दिया है। सिर्फ आपका वही क्यूनेट के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज होगी, वो रहेगी T1 की, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और इससे आपको नया हीट ट्रांसफ़र वैल्यू मिल जाएगा। सो अगर ऐसा करते हो तो कितने परसेंटेज से हीट ट्रांसफर चेंज होगा, सो जस्ट लार्जर माइनस स्मॉलर बाय स्मॉलर इंटू 100, सो इट विल बी चेंज्ड बाय 145.42%। ये हमने प्रूव कर दिया। सो आप देख सकते हो अगर टेम्परेचर डिफरेंस डबल किया मतलब क्या, 480 को 540 किया, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है। ओके, सो अकॉर्डिंगली FG122 चेंज नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्यू नेट 1 to 2 का वैल्यू मैं सिर्फ FG1 to 2 वही रख के बाकी सब में सिर्फ T1 चेंज कर दूँ, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द न्यू वैल्यू। सो हाउ मच परसेंटेज इट विल चेंज, ये मैंने परसेंटेज फॉर्म में निकाल दिया। अब अगर दोनों बॉडी ब्लैक बॉडी अज्यूम की जाए, अगर दोनों बॉडी ब्लैक बॉडी है तो एमिसिविटी 1 और एमिसिविटी 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी 1 होता है, प्लस ब्लैक बॉडी के लिए F1 of 2 विल बी इक्वल टू 1, वो हमने पहले से ही बता रखा है, क्योंकि दो प्लेन सरफेस है, सो वो दो प्लेन ब्लैक सरफेस बन जाएंगे। सो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो F1 to 2 का वैल्यू भी 1 रहेगा। तो मुझे कहना सिर्फ ये था कि एमिसिविटी की जो वैल्यू होती है ब्लैक बॉडी के लिए वो 1 होती है, तो एमिसिविटी 1 एमिसिविटी 2 इक्वल टू 1 हो गया, तो आपका FG1 to 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, फिर हमको सेम टेम्परेचर डिफरेंस पकड़ना है जो पहले का था, बट अब उस पहले वाले कंडीशन को ग्रे बॉडी ना पकड़ के ब्लैक बॉडी पकड़ना है। अगर उस तरीके से डील करोगे तो FG1 to 2 का जो वैल्यू 1 है वो इधर डाल दो, बाकी सारी वैल्यू एज इट रखनी है, तो आपको हीट ट्रांसफर की वाली वैल्यू मिल जाएगी। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हीट फ्लक्स व्हेन बोथ बॉडीज आर कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी? सो ब्लैक बॉडी हीट ट्रांसफर minus gray body heat transfer upon gray body heat transfer into 100. So in that way you will get the value of percentage increase in heat flux. So this is how the numerical gets solved. एकदम सिंपल न्यूमेरिकल था, बट उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ड्राइंग पहले आपको समझाया, ये फॉर्मूलेज कब यूज़ करना है मैंने ये बताया, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम कंसिडर करते करते आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड क्वेश्चन 5C, this question. You are supposed to read this question. Please read it. It has appeared for 6 marks in Mumbai University paper. Okay. So you can see here
An enclosure measures 1.5 meter by 1.75 meter with a height of 2 meter. Under steady state equilibrium condition, the wall and ceilings are maintained at 525 Kelvin and floor at 400 Kelvin. Determine the net radiation to floor. एमिसिविटी 2, एमिसिविटी ऑफ सीलिंग एंड वॉल उसको एप्सिलॉन 2 बोला है 0.85. एमिसिविटी ऑफ फ्लोर जिसको एमिसिविटी ऑफ 1 बोला है एप्सिलॉन 1 0.75. सिग्मा भी मतलब स्टेफेन बोल्ट्जमैन लॉ सिग्मा वैल्यू भी आपको दे दिया गया है, कांस्टेंट वैल्यू दे दिया गया है, जिसको हम कैल्शियम में कांस्टेंट 31 डालते हैं, वो वैल्यू आपको यहाँ पे डायरेक्टली दी गई है. ओके, सो अकॉर्डिंगली एमिसिविटी ऑफ सीलिंग एंड वॉल को एप्सिलॉन 2 लेना है. ये क्वेश्चन में मेंशन था बट वो प्रिंट नहीं हुआ था तो मैंने लिख के दिया है. एंड एमिसिविटी ऑफ फ्लोर को एप्सिलॉन 1 लेना है, ऐसा मेंशन है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज द शेप विच इज बीइंग गिवन बाय देम. सो दिस इज सीलिंग टॉप. सीलिंग टॉप पे होता है, यू नो. दिस इज साइड वॉल्स, ओके, एंड दिस इज बेस. सो सीलिंग एंड वॉल को 2 कंसिडर करना है, क्वेश्चन में ही बोला है, एंड फ्लोर को 1 कंसिडर करना है. ओके, सो फ्लोर इनिशियली आई विल बी सेइंग दिस एज अ एमिटर एंड सीलिंग एंड वॉल विल बी कंसिडर्ड एज अ इंक्लोजर. सो अकॉर्डिंगली ये आपको दोनों वैल्यूज दी गई है. नाउ A2 मतलब सीलिंग एंड वॉल की वो एरिया जो रेडिएशन में पार्टिसिपेट करेगी. तो अगर आप किसी भी रूम में बैठे हो तो आपके ऊपर जो सीलिंग है और आजू बाजू में 4 वॉल्स होगा और ग्राउंड तुम्हारा मतलब बेस वैल्यू फ्लोर होगा. ओके, तो सीलिंग और वॉल को ऑल टुगेदर एक ही कंसिडर करना है. तो जब मैं टोटल एरिया फाइंड करूँगा हीट का, ठीक है, वो एरिया जो रेडिएशन में कंट्रीब्यूट करेगा, तो सीलिंग प्लस चारों वॉल को कंसिडर करना पड़ेगा. तो देखो मैंने वही किया है. सीलिंग, फ्रंट एंड बैक वॉल एंड राइट एंड लेफ्ट वॉल, इस तरीके से मुझे टोटल एरिया ऑफ सीलिंग एंड वॉल मिल जाएगा. ओके, फिर A1 मतलब एरिया ऑफ फ्लोर. तो एरिया ऑफ फ्लोर मतलब जो तुम्हारा बेस एरिया है वो एक ही सरफेस है, तो उसका एरिया हमको यहाँ से मिल जाएगा. अब क्वेश्चन में दोनों की एमिसिविटी वैल्यू दी गई है. सीलिंग एंड वॉल कंबाइंड टुगेदर 0.85, फ्लोर 0.75. तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों ग्रे बॉडी है. अब अगर दोनों ग्रे बॉडी है तो ग्रे बॉडी फैक्टर का फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था हमने फॉर्मूले लिस्ट में. ओके, अब इसके अंदर इशू ये है, हमें बताना ये है कि अगर आप फ्लोर को एमिटर पकड़ते हो, फ्लोर ये, तो फ्लोर एक ही हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो एमिशन रेडिएशन टॉप सीलिंग को देगा, राइट वॉल को देगा, लेफ्ट वॉल को देगा, फ्रंट वॉल को देगा एंड बैक वॉल को देगा. ओके, फ्लोर खुद से खुद एनर्जी लेगा नहीं. इसका मतलब क्या होगा, फ्लोर सारी की सारी एनर्जी साइड वॉल्स एंड सीलिंग को देगा बट खुद भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा. आई मीन टू से दैट F1 ऑफ ट्रू वैल्यू, F1 ऑफ 2 मतलब 1 से 2 पे जाने वाली वैल्यू. तो 1 हमने किसको बोला था, फ्लोर को बोला था. फ्लोर से पूरा का पूरा कहाँ पे जाने वाला है, सीलिंग्स एंड वॉल पे जाने वाला है. सो F1 ऑफ 2 वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. ओके, बाकी वैल्यूज आपको दी गई है, एमिसिविटी वैल्यू दी गई है, एरिया वैल्यूज आपको मैंने ऊपर निकाल के बता दिया है. जब सब्स्टिट्यूट करो ग्रे बॉडी फैक्टर मिलेगा. उसके बाद क्यू नेट का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, उसके अंदर सारी वैल्यूज डालो, आपको वैल्यू मिलेगी. और ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, डोंट वरी ऑफ हिट. नेगेटिव साइन इंडिकेट ये करेगा कि जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है वो सीलिंग एंड वॉल से फ्लोर की तरफ आ रहा है. और कॉमन सेंस की बात है, हमारे घर में जो भी हीट आता है वो विंडोज से आता है, ना कि ग्राउंड से आता है. ओके, तो हमने यहाँ पे एजम्पशन करते वक्त अपोजिट एजम्पशन किया था कि फ्लोर से पूरा का पूरा हीट एमिट होगा एंड सीलिंग एंड वॉल एब्जॉर्ब करेगा. बट आंसर नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोर ने हीट एब्जॉर्ब किया है और वॉल्स एंड सीलिंग ने हीट एमिट किया है, लाइक दैट. सो यू डोंट हैव टू वरी. मुझे कहना ये था, अगर मैंने फ्लोर को 1 लिया एंड वॉल एंड सीलिंग्स को 2 लिया तो फ़ायदा ये हुआ कि मुझे F12 का वैल्यू 1 लिखने डायरेक्ट आया.
क्योंकि अगर मैं सीलिंग को 1 बोलता एंड फ्लोर को 2 बोलता तो वो थोड़ा टफ हो जाता। क्यों? क्योंकि सीलिंग से जो हीट निकलेगी वो साइड वॉल्स में भी जा सकती है, बट फ्लोर से जो हीट निकलेगी वो खुद फ्लोर में नहीं जाएगी, वो साइड वॉल एंड सीलिंग्स में ही जाएगी। अंडरस्टैंड दिस। तो ये एजम्पशन का फ़ायदा ये होता है, फ्लोर को 1 एमीटर लेने का फ़ायदा ये होता है कि F12 का वैल्यू 1 हो जाता है। सो इसीलिए कभी भी जब हम एमीटर रिसीवर का एज्यूम करते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट इजीली सॉल्व हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द gray body concept. Okay, now I just would like to tell you there is one more numerical, then I will stop here. Okay, so I request all of you to go through question 4b. This is the question. Just go through it. So as you can see that an electric wire of 0.25 mm diameter जिसका एमिसिविटी 0.4 है, इट इज प्लेस्ड विद इन अ ट्यूब ऑफ 2.5 mm डायमीटर जिसका एमिसिविटी 0.6 है। ठीक है, एक वायर एक ट्यूब के अंदर इंसर्ट करके रखा है। दिस ट्यूब इन टर्न प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली विद इन अ ट्यूब ऑफ 5 mm डायमीटर जिसका एमिसिविटी 0.7 है। वायर एक ट्यूब के अंदर है और ये जो ट्यूब है वो दूसरे ट्यूब के अंदर कोसेंट्रिकली इंसर्ट करके रखा गया है जिसका डायमीटर 5 mm और 0.7 एमिसिविटी है। Annular spaces can be assumed to be evacuated completely
If the surface temperature of the outer tube is maintained at 5 degrees centigrade, what must be the temperature of wire so as to maintain the temperature of inner tube at 120 degrees centigrade? So let's see the diagram first so that you will get an idea. This is wire inserted between the tube. So this is second one is tube. This wire and tube is inserted in another tube, that is third tube. Okay. और सारे के डायमीटर्स ये सब मैंने यहाँ पे मार्क करके दिए हैं. यू विल सी द क्वेश्चन स्टेटमेंट, यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. तो D1 एमिसिविटी 1, D2 एमिसिविटी 2, D3 एमिसिविटी 3. आपको वायर का सरफेस टेम्परेचर फाइंड करना है, मतलब T1 फाइंड करना है. आपको आउटर ट्यूब का सरफेस टेम्परेचर दिया है 120 और उसके भी बाहर वाले सरफेस टेम्परेचर दिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड. सो अकॉर्डिंगली आपको तीनों सरफेस का टेम्परेचर T1 अननोन है वो फाइंड करना है, T2 T3 दिया है. ओके. अभी एक दूसरे को जो रेडिएशन होगा, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ. 1 पूरा का पूरा रेडियली हीट 2 को देने की कोशिश करेगा और 2 पूरा का पूरा हीट 3 को देने की कोशिश करेगा. और ये कॉन्वेक्स सरफेस है. कौन सा सरफेस है ये? कॉन्वेक्स. सिलेंड्रिकल सरफेस मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स. खुद कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेंगे भाई, वो बाहर से बाहर दूसरे को देते रहेंगे. ओके. बट खुद एमिट करके खुद एब्जॉर्ब कर नहीं करेंगे ये लोग. ओके. सो व्हाट आई कैन राइट डाउन, heat transfer from 1 to 2 should be equal to heat transfer from 2 to 3 in ideal condition. But what is the heat transfer from 2 to 3? So 2 is emitter and 3 is receiver, like this. Okay. सबका एमिसिविटी वैल्यू दिया गया है, मतलब आपको ग्रे बॉडी अज्यूम करना है. तो ये फॉर्मूला एज इट इज पहले जैसा आ गया. नंबर चेंज हुआ तो अंदर का वैल्यू भी चेंज होता है, देख लो. अगर यहाँ पे 2 to 3 लिखा तो ये भी 2 to 3 हो जाता है. और उसके बाद जो नंबर आता है एमिटर का आता है 2 और टेम्परेचर डिफरेंस भी 2 and 3 का आता है. अब Fg ऑफ 2 to 3 ये फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज होगा. यहाँ पे पहले 2 है और नेक्स्ट 3 है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 2 2 3 3 A2/A3 ऐसा हो जाएगा. ओके. अब ये जो एरियाज है, ये एरिया कौन सी एरिया लेनी है? वो एरिया जो हीट ट्रांसफर में आपको हेल्प करेगी. सो इन दैट वे मैंने सारे सिलेंडर की सरफेस एरिया निकाल ली है. पाइडियल लेंथ आपको दिया नहीं है तो 1 मीटर लेंथ अज्यूम करो. सो A1 इज पाइडियल, A2 पाइडियल, A3 पाइडियल. सारे के डायमीटर आपको पता है तो आपको टोटल सबके एरियाज मिल जाएंगे. अकॉर्डिंगली जो भी एरियाज थी उस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, एमिसिविटी सब्स्टिट्यूट कर दिया. आई गॉट द ग्रे बॉडी फैक्टर फॉर बॉडी 2 to 3. आई नो ऑल द टेम्परेचर्स ऑफ 2 to 3. सो मुझे Q नेट 2 to 3 डायरेक्टली मिल जाएगा. मैंने आपको पहले ही कहा अंडर द स्टडी स्टेट कंडीशन 1 से 2 जितना हीट जाएगा उतना हीट 2 से 3 जाएगा. एंड 2 से 3 कितना जाएगा हमको पता चल चुका है. अब मैं क्या करूँगा, 1 से 2 कितना जा सकता है वो पता करूँगा. तो ये रहा फॉर्मूला. अब इसके अंदर Fg 1 to 2 के लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा. ठीक है. पहले जैसा ही है, सिर्फ नंबर इधर उधर होता रहता है और उसका लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. उस पर फर्दर डिस्कशन होना इम्पॉसिबल है अब. ओके. अभी Fg 1 to 2 के लिए जो जो वैल्यूज है सारी अवेलेबल है, फाइंड करो, मिल जाएगी. अब यहाँ पे अगर आओगे तो आप देखोगे सिर्फ T1 अननोन है, क्योंकि Q नेट 1 to 2 इज इक्वल टू 2 to 3. तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी और राइट साइड में सिर्फ T1 आपको अननोन है. एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T1 719.4 केल्विन. सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट ट्रांसफर बिटवीन 2 ग्रे बॉडीज. ओके. अभी आपका एक कॉन्सेप्ट बचता है, वो है हीट ट्रांसफर between 2 gray bodies with radiation shield, but that I will cover in the next lecture. So today we have covered 2 basic types, type 3 and type 4. Type 3 was all about heat exchange between 2 black bodies. Type 4 is all about heat exchange between 2 gray bodies, and I have solved several numericals. Okay, just go through each and every numerical. Still, if you find any difficulties, you can ask your doubt on your official WhatsApp group or personally on my WhatsApp number. So thank you so much all of you. Take care.